नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में बहुत गहरे उतरने वाले हैं। हमारे हाथ लगे हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और शोध। ये एक ऐसी पहेली है जो जितनी सुलझती है उतनी ही उलझती जाती है। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये सभ्यता क्या थी, बल्कि ये समझना है कि ये अपने आप में कितनी बड़ी विसंगति थी। एक तरफ आज के स्मार्ट सिटी जैसी प्लानिंग और दूसरी तरफ राजा, महल या बड़े बड़े हथियारों का कोई नामो निशान नहीं। ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहरों में सीधी ग्रिड सिस्टम वाली सड़कें थीं और हर घर से निकलने वाली नालियां ढकी हुई थीं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि हम उनकी भाषा आज तक नहीं समझ पाए हैं। उनकी लिपि एक ताले की तरह है जिसकी चाबी खो गई है। इसलिए हम जो कुछ भी जानते हैं वो किसी जासूस की तरह उनकी शानदार नगर योजना, कलाकृतियों और मोहरों से मिले सुरागों को जोड़कर बनाया गया है। तो इस जासूसी का पहला कदम है घटनास्थल के पैमाने को समझना। ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी और कितनी विशाल थी? इसका समय लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक का है। इसे 3 हिस्सों में देखा जाता है। शुरुआती दौर, जब गांव बस रहे थे। फिर आया परिपक्व काल, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व का समय, जो इसका स्वर्ण युग था, जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर अपने चरम पर थे। और आखिर में उत्तर काल, जब ये सभ्यता धीरे धीरे बिखरने लगी। और जब हम सिंधु घाटी कहते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही होगी, लेकिन इसका फैलाव तो कहीं ज्यादा था, है ना? कहीं ज्यादा। ये अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी का क्षेत्रफल ज्यादा था। ये पूर्व से पश्चिम करीब 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तक फैली थी। 1600 किलोमीटर? जी। आज के पाकिस्तान से लेकर भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, बल्कि हरियाणा का राखी गढ़ी अब तक खोजा गया इसका सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो ये स्पष्ट है कि इनकी प्लानिंग कमाल की थी। लेकिन ये तो हुई नक्शे की बात। असल में ये शहर दिखते कैसे थे? जमीन पर क्या खास मिला? जमीन पर जो मिला वो किसी भी आधुनिक शहरी योजनाकार को हैरान कर देगा। शहर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटे थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, जहां शायद बड़े सार्वजनिक भवन, अन्न भंडार या सामुदायिक केंद्र रहे होंगे। अच्छा। और दूसरा था निचला नगर, जहां आम लोगों के घर और बाजार थे। और इन दोनों को जोड़ने वाली सड़कें एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ जो बात दिमाग घुमा देती है वो है इनकी ईंटें। लगभग सभी शहरों में मिली पकी हुई ईंटें एक ही अनुपात की हैं, 4.2 to 1। अब सोचिए, आज भी भारत के अलग अलग राज्यों में ईंटों का साइज थोड़ा बहुत बदल जाता है। सही पकड़ा आपने। लेकिन ये लोग हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक कम्युनिकेशन के आज के पाकिस्तान से लेकर हरियाणा तक लाखों वर्ग किलोमीटर में एक ही स्टैंडर्ड का पालन कर रहे थे। यही तो बात है। ये किसी एक राजा के हुक्म से ज्यादा एक गहरी साझा संस्कृति, व्यापार के नियमों और ज्ञान की तरफ इशारा करता है। ये मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। और ये सिर्फ ईंटों तक सीमित नहीं था। इनकी ड्रेनेज व्यवस्था, खुदाई में जो सबूत मिले हैं वो तो अविश्वसनीय है। हर घर की अपनी एक नाली होती थी जो सड़क के नीचे बनी मुख्य नाली से जुड़ती थी। बिल्कुल। और ये नालियां जमीन के ऊपर नहीं बल्कि ढकी हुई होती थीं। उन पर पत्थर के स्लैब या ईंटें रखी होती थी। मतलब वे सिर्फ सुविधा नहीं, शहर की सुंदरता और स्वच्छता का भी ध्यान रखते थे। जगह जगह पर मैनहोल जैसे गड्ढे भी थे ताकि उनकी नियमित सफाई हो सके। 1 मिनट, मैनहोल? आप कह रहे हैं कि आज से 4500 साल पहले उनके पास एक म्यूनिसिपल सीवेज क्लीनिंग सिस्टम था? ये तो आज के कई शहरों से बेहतर व्यवस्था है। यही तो इस सभ्यता की खासियत है। ये व्यवहारिकता और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम है। चलिए अब कुछ प्रमुख शहरों के अंदर झांकते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो। इसका नाम सुनते ही महान स्नानागार या ग्रेट बाथ याद आता है। इसकी क्या खासियत थी? ये सिर्फ एक तालाब नहीं था। इसे बनाने में पक्की ईंटों और वाटरप्रूफिंग के लिए टार का इस्तेमाल हुआ था। इसके 3 तरफ बरामदे और कमरे थे और पानी भरने और निकालने की भी व्यवस्था थी। इसका पैमाना और बनावट इशारा करते हैं
कि यह किसी बड़े धार्मिक या सामुदायिक अनुष्ठान का केंद्र रहा होगा। और यहीं से वो प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति भी मिली है ना। छोटी सी मूर्ति लेकिन दुनिया भर में मशहूर। बिल्कुल। और वो छोटी सी मूर्ति उनकी धातु गलाने और ढालने की कला का एक बेजोड़ नमूना है। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी बहस करते हैं कि क्या वो सच में एक नर्तकी है या कोई उच्च वर्ग की आत्मविश्वास से भरी महिला। ये भी एक छोटा सा रहस्य है। वाह। अब गुजरात चलते हैं। धोलावीरा, सुना है वहां पानी को लेकर कुछ अद्भुत काम हुआ है। धोलावीरा इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये कच्छ के सूखे इलाके में बसा था जहां पानी की हमेशा कमी रहती थी, तो उन्होंने इसका हल निकाला। उन्होंने बारिश के पानी को सहेजने के लिए पत्थर काटकर 16 से ज्यादा बड़े बड़े जलाशय बनाए। 16 जलाशय? जी, ये उस जमाने की सबसे उन्नत जल संरक्षण प्रणालियों में से एक थी। यानी उन्होंने अपनी भौगोलिक चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और गुजरात में ही लोथल भी है, जो एक बंदरगाह था। वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है? लोथल इस सभ्यता की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला डॉकयार्ड यानी जहाजों का अड्डा मिला है। ये एक मानव निर्मित बेसिन था जहाँ समुद्र से जहाज आकर रुकते थे। यह हमें बताता है कि वो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के भी सिकंदर थे। और राजस्थान के कालीबंगन में मिली अग्निवेदियों का क्या मतलब है? कालीबंगन से एक लाइन में बनी अग्निवेदियों या फायर ऑल्टर्स की कतारें मिली हैं। ये हवन कुंड जैसी संरचनाएं हैं जिनसे लगता है कि यहाँ किसी तरह के सामूहिक यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। यह हमें उनकी धार्मिक मान्यताओं की एक झलक देता है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ शहर नहीं थे बल्कि आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के धड़कते हुए केंद्र थे। इनकी अर्थव्यवस्था का इंजन क्या था? इनकी अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य पहिए थे: कृषि, पशुपालन और व्यापार। वे गेहूं, जौ, बाजरा उगाते थे, लेकिन कृषि में उनकी सबसे बड़ी देन है कपास। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती और उससे सूती कपड़े बनाने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को ही जाता है। अच्छा, तो कॉटन की शुरुआत वहां से हुई? जी, ये उस दौर की एक क्रांतिकारी खोज थी। और व्यापार? लोथल से तो लगता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। हाँ, उनका व्यापार सिर्फ आसपास तक सीमित नहीं था। इसे आज के ग्लोबल सप्लाई चेन की तरह समझिए। गुजरात के लोथल से मेड इन इंडस वैली का माल, जैसे सूती कपड़े, मनके और कीमती पत्थर, जहाजों पर चढ़ता था और मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के बाजारों में बिकता था। और वहां से वे अपनी जरूरत का कच्चा माल जैसे तांबा और टिन आयात करते थे। ये तो एक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का शुरुआती मॉडल लगता है। और आम आदमी की जिंदगी कैसी रही होगी? मनोरंजन के लिए क्या करते थे? खुदाई में बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की बनी गाड़ियां, जानवरों के खिलौने और सीटियां मिली हैं। वयस्कों के लिए शायद संगीत और नृत्य मनोरंजन का साधन थे, जैसा कुछ मोहरों पर दिखाया गया है। इसके अलावा पासे जैसे खेल के भी सबूत मिले हैं, जो शायद जुए का एक रूप रहा होगा। उनका जीवन सिर्फ काम में नहीं बल्कि कला और मनोरंजन में भी डूबा हुआ। बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हजारों किलोमीटर तक एक ही साइज की ईंटें कैसे बन रही थीं? यही तो इस सभ्यता का $1 मिलियन सवाल है। मिस्र में हमें फराओ और पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में राजाओं के भव्य महल। यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। किसी राजा की कोई विशाल मूर्ति या शाही कब्र नहीं। इससे ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि शायद वहाँ कोई एक केंद्रीकृत सम्राट नहीं था। तो फिर कौन चला रहा था सब कुछ? कोई तो होगा जो नियम बना रहा था। इसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। एक के शासन व्यापारियों की परिषदों या गिल्ड्स के हाथ में था। क्योंकि व्यापार ही उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, तो नियम भी वही बनाते होंगे ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। ये तो मुमकिन लगता है। और दूसरा और दिलचस्प सिद्धांत ये है कि समाज शायद धार्मिक नियमों से चलता था, जिनका नेतृत्व पुजारी वर्ग करता था। यानी एक ऐसा समाज जहां व्यापार और धर्म राजनीति से ज्यादा ताकतवर थे। ये आज की दुनिया से कितना अलग है। और एक बात और, हमें बड़े पैमाने पर हथियार भी नहीं मिले हैं। बिल्कुल, ये एक और बड़ा सुराग है। हथियारों की कमी बताती है कि यह समाज काफी हद तक शांतिपूर्ण था। उनकी तरक्की का आधार युद्ध नहीं बल्कि व्यापार और सहयोग था। धर्म की बात करें तो कालीबंगन की अग्निवेदियों के अलावा और क्या संकेत मिलते हैं? बड़ी संख्या में मिट्टी से बनी स्त्री मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि उर्वरता की देवी के रूप में इनकी पूजा होती थी। मैंने एक प्रसिद्ध मोहर के बारे में भी पढ़ा है, जिस पर एक देवता का चित्र है, पशुपति सील। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोहर है। इस पर 3 मुख वाले सींगों वाला मुकुट पहने एक देवता योग मुद्रा में बैठे हैं।
और उनके चारों ओर बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। कई इतिहासकार इसे भगवान शिव के आदि रूप यानी पशुपति या जानवरों के देवता से जोड़कर देखते हैं। इसके अलावा वे प्रकृति की भी पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़, बैल और जल। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे निराशाजनक रहस्य पर, उनकी लिपि। ऐसा क्यों है कि हम उनके बारे में सब कुछ सिर्फ अनुमान लगाकर कह रहे हैं? क्योंकि हम उनकी लिखी हुई कोई भी चीज पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु लिपि में लगभग 400 चिन्ह हैं, जो ज्यादातर मोहरों, तांबे की पट्टियों और मिट्टी के बर्तनों पर मिले हैं। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन ये लेख बहुत छोटे हैं, औसतन सिर्फ 5-6 चिन्ह लंबे। दशकों की कोशिशों के बावजूद इसे कोई डिकोड नहीं कर सका है। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो क्या बदल जाएगा? सब कुछ। ये उस ताले की चाबी है जो उनके मन और समाज के दरवाजे खोल देगी। हमें शायद उनके शहरों के असली नाम पता चलें, उनके राजाओं या शासकों के बारे में जानकारी मिले, उनके देवताओं की कहानियां, उनके कानून, उनका साहित्य, सब कुछ पता चल सकता है। अभी हम एक खूबसूरत लेकिन मूक फिल्म देख रहे हैं। लिपि पढ़ने के बाद हमें उसके डायलॉग्स भी सुनाई देने लगेंगे। तो फिर इस शानदार फिल्म का अंत इतना दुखद कैसे हुआ? ये महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? इसका भी कोई एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि ये कई घटनाओं का मिला-जुला असर था। पहले माना जाता था कि आर्यों के आक्रमण ने इन्हें खत्म कर दिया, लेकिन अब इस थ्योरी को ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते। तो असल वजह क्या थी? सबसे बड़ा कारण शायद जलवायु परिवर्तन था। सैटेलाइट इमेजरी और भूगर्भीय अध्ययनों से पता चलता है कि एक विशाल नदी, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती मानते हैं, धीरे धीरे सूखने लगी। यह नदी इस सभ्यता के कई बड़े शहरों के लिए जीवन रेखा थी। जब नदी ही नहीं रही तो खेती बर्बाद हो गई और शहरों का आधार ही खत्म हो गया। और दूसरे इलाकों में? दूसरे इलाकों जैसे मोहनजोदाड़ो में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ ने शहर को तबाह कर दिया। इसके साथ ही मॉनसून का पैटर्न बदला, सूखा पड़ने लगा और मेसोपोटामिया के साथ उनका फायदेमंद व्यापार भी धीरे धीरे कम हो गया। इन सब वजहों ने मिलकर इस शहरी सभ्यता की नींव को कमजोर कर दिया और लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे गांवों में जाकर बसने लगे। ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं, बल्कि एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी। तो आज की इस गहरी छानबीन से हमने क्या सीखा? सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली संगठित शहरी क्रांति थी। उनकी नगर योजना और जल निकासी प्रणाली अपने समय से हजारों साल आगे थी। वे कपास उगाने वाले पहले लोग थे और उनका व्यापार दुनिया के एक बड़े हिस्से तक फैला था। ये एक ऐसा समाज था जो तर्क, व्यवस्था और शांति पर आधारित था। और आज के लिए इसका मतलब ये है कि ये सभ्यता हमें सिखाती है कि बेहतर शहरी योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किसी भी विकसित समाज की असली नींव होते हैं। आज जब हम स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल लिविंग जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसका पहला और शायद सबसे सफल प्रयोग हजारों साल पहले इसी धरती पर किया गया था। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर कल कोई ऐसी रोजेटा स्टोन जैसी चीज मिल जाए जिससे ही ये रहस्यमयी लिपि समझी जा सके, तो इस सभ्यता का कौन सा सबसे बड़ा राज खुलेगा जो हमारी सोच को बदल देगा? क्या हमें उनके राजाओं के नाम और युद्धों की कहानियां मिलेंगी जो उनकी शांतिपूर्ण छवि को चुनौती दें, या फिर हमें उनका साहित्य, उनकी कविताएं और उनका दर्शन मिलेगा जो हमें सिखाएगा कि बिना युद्ध के भी एक महान सभ्यता कैसे बनाई जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी इतिहास की गहराइयों में हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे इतिहास में एक अजीब सा एक विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ देखिए, वैदिक सभ्यता ने हमें वर्ण व्यवस्था दी, जो दुनिया की शायद सबसे कठोर सामाजिक संरचनाओं में से एक है। सही बात है। और दूसरी तरफ उसी सभ्यता ने हमें उपनिषद दिए, और वो क्या कहते हैं कि हर इंसान के अंदर वही एक दिव्य चेतना है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो मेरा सवाल ये है कि एक ही सभ्यता ने समाज को इतना बांटने वाला और सबको एक बताने वाला ये दो इतने अलग अलग विचार कैसे पैदा किए? यही सवाल इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। अच्छा, ये सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, ये बेसिकली एक समाज की सोच के विकास को समझना है। अच्छा, ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहरी दुनिया, जैसे गाय, युद्ध, बारिश से शुरू होकर इंसान के अंदर की सबसे गहरी खोज, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष तक जाती है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वैदिक काल में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। कैसे एक समाज जो पूरी तरह से भौतिक दुनिया में जी रहा था,
अचानक दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक विचारों को जन्म दे बैठा। बिल्कुल। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में देखेंगे। पहले प्रारंभिक वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल, जहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। चलिए, तो शुरू करते हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से, जब आर्यों का एक समूह सप्त सिंधु क्षेत्र यानी आज के पंजाब और आसपास के इलाकों में बस रहा था। और जो बात हैरान करती है वो ये है कि इस पूरे युग को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ एक बड़ा स्रोत है, ऋग्वेद। ये बात मेरे लिए हमेशा से बहुत कमाल की रही है कि एक पूरे दौर की जानकारी एक ही ग्रंथ पर टिकी है। हाँ, और वो भी कोई किताब नहीं थी, उसे लिखा नहीं गया था, उसे हजारों साल तक सिर्फ याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाकर जिंदा रखा गया। सोचने पर भी दिमाग चकरा जाता है। बिल्कुल, इसीलिए तो इसे श्रुति कहते हैं, यानी जो सुना गया। अच्छा, श्रुति। ये उस समाज की प्राथमिकता दिखाता है, ज्ञान को सहेजना, लेकिन शब्दों और स्मृति के जरिए। और अगर आप उन श्लोकों को पढ़ें तो आपको एक ऐसे समाज की तस्वीर मिलती है जिसका जीवन बहुत सरल था। उनका पूरा ध्यान पशुपालन पर था, खासकर गाय पर। हाँ, गाय का महत्व तो कुछ अलग ही लेवल पे था। उसे अघन्या कहा गया, मतलब जिसे मारा ना जा सके। सही, वो सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं था, बल्कि एक स्टेटस सिंबल था, पैसे की तरह था। मुझे सबसे दिलचस्प शब्द गाविष्टी लगता है। हाँ, गाविष्टी, जिसका मतलब था गायों की खोज, और यही शब्द युद्ध के लिए भी इस्तेमाल होता था। बिल्कुल। ये उस समाज का पूरा आर्थिक और राजनीतिक सार एक शब्द में बता देता है। आपकी ताकत इस बात से तय होती थी कि आपके पास कितने मवेशी हैं। जमीन का कोई खास महत्व नहीं था। उतना नहीं था, क्योंकि जीवन घुमंतु था, आज यहाँ कल वहाँ। जब संसाधन और संपत्ति भी मोबाइल हो तो समाज की बनावट भी बहुत लचीली होती है। तो समाज दिखता कैसा था? मतलब क्या कोई राजा, महल, बड़ी बड़ी सेनाएं थी? उस तरह से नहीं, जैसा हम बाद में देखते हैं। सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी परिवार, जिसका मुखिया कुलपति होता था। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे। समाज काफी हद तक कबीला ही था। और हाँ, महिलाओं की स्थिति की बात आती है, जो हमेशा एक बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? स्रोत बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। वे सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थानों में हिस्सा ले सकती थीं। उन्हें शिक्षा का भी अधिकार था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। ये सारे स्रोत, ये वेद पुरुषों द्वारा रचे गए और पुरुषों द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए गए। तो क्या ये संभव है कि हमें एक थोड़ी बेहतर, एक आइडियल पिक्चर दिखाई जा रही हो? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मतलब क्या ये सम्मान कुछ तयशुदा भूमिकाओं के अंदर ही सीमित था? हाँ, इसका जवाब हाँ है, काफी हद तक। ये बराबरी आज के जमाने की बराबरी नहीं थी। महिलाएं शायद योद्धा या पुजारी नहीं बन रही थीं, लेकिन समुदाय के फैसलों में उनकी आवाज थी, जो उस युग के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। हमें इसे उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। ठीक है। और उनके भगवान कौन थे? क्या वे मंदिर जाकर मूर्तियों की पूजा करते थे? बिल्कुल नहीं। मंदिर और मूर्ति पूजा का तो कोई सबूत ही नहीं मिलता। उनके देवता प्रकृति की शक्तियां थीं। जैसे इंद्र, बारिश और तूफान के देवता, एक तरह के वॉरलॉर्ड। अग्नि, आग के देवता, जो इंसानों की प्रार्थना देवताओं तक पहुंचाते थे, एक तरह के मैसेंजर। और वरुण, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नैतिकता के देवता। उनका धर्म उनके जीवन का आईना था। बिल्कुल। इंद्र का जिक्र सबसे ज्यादा है। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त उनको समर्पित हैं। ये क्या बताता है? ये उस समाज का एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है। उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या थीं? बाहरी हमलावरों से सुरक्षा और सूखे से बचाओ। अच्छा। इसीलिए उनका सबसे बड़ा देवता एक योद्धा है, जो बारिश भी लाता है। अभी तक आत्मा, मोक्ष या मन की शांति जैसे विषयों के लिए कोई बड़ा देवता नहीं है। उनका धर्म उनके रोजमर्रा के संघर्षों को दिखाता है, किसी गहरे दार्शनिक चिंतन को नहीं। वो सब बाद में आएगा। और राजनीतिक व्यवस्था, क्या कोई एक छत्र राजा था? एक मुखिया होता था जिसे राजन कहते थे, लेकिन उसकी शक्तियां असीमित नहीं थीं। उसे अपने कबीले की सलाह लेनी पड़ती थी। ओके। जिसके लिए 2 संस्थाएं थी, सभा, जिसमें कबीले के बुजुर्ग और खास लोग होते थे, और समिति, जो एक तरह की आम सभा थी, जिसमें सभी सदस्य भाग ले सकते थे। सुनने में तो ये काफी लोकतांत्रिक लगता है कि राजा को सबकी सुननी पड़ती थी, पर असलियत में एक कामयाब योद्धा राजा जो लड़ाई जीतकर ढेर सारे मवेशी लाया हो, उसके सामने इन सभाओं की कितनी चलती होगी? ये एक अच्छा मुद्दा है। असल में शक्ति का संतुलन हमेशा बदलता रहता होगा। एक कमजोर राजा पर सभा समिति हावी रहती होगी, और एक ताकतवर राजा
अपनी मनमानी भी करता होगा। लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि राजा के निरंकुश होने की गुंजाइश कम थी। उससे वैधता अपनी प्रजा से ही मिलती थी। तो कुल मिलाकर ये एक सरल, काफी हद तक बराबरी वाला और प्रकृति पर निर्भर समाज था। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक टेक्नोलॉजी का ट्विस्ट आता है, लोहा। और इसे खोज ने सब कुछ बदल दिया। करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये लोग पूर्व की ओर गंगा की घनी घाटी में बढ़ने लगे और लोहे की कुल्हाड़ियों से उन जंगलों को साफ करना मुमकिन हो गया। हाँ, और लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई संभव हुई, जिससे खेती में क्रांति आ गई। अब जो समाज पशुओं के पीछे घूमता था, वो एक जगह टिक कर खेती करने लगा। और जैसे ही जीवन स्थायी हुआ, समाज की पूरी संरचना बदल गई। ये उत्तर वैदिक काल की शुरुआत थी। बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्टार्टअप जो गैराज से काम कर रहा था, उसे अचानक बहुत बड़ी फंडिंग मिल गई हो। हाँ। अब वो एक बड़े ऑफिस में शिफ्ट हो गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए हैं और एक हायरार्की आ गई है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही हुआ। लोहे की खोज उनकी सीरीज ए फंडिंग थी। सही है। इसने उन्हें बड़े पैमाने पर विस्तार करने का मौका दिया, लेकिन इसके साथ ही समाज में जटिलता और कह सकते हैं नौकरशाही भी आ गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वर्ण व्यवस्था। हाँ, प्रारंभिक काल में जो व्यवस्था कर्म पर आधारित और लचीली थी, अब वो जन पर आधारित और पत्थर की लकीर बन गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब अर्थव्यवस्था का केंद्र गाय नहीं, जमीन बन गई थी। और जमीन स्थायी संपत्ति है। अब सवाल उठा कि जमीन की रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय। जमीन की उपज अच्छी हो, इसके लिए यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण। जमीन पर व्यापार और खेती कौन करेगा? वैश्य। और इन सब की सेवा वो शूद्र करेंगे। समाज का बंटवारा नई आर्थिक सच्चाई के इर्द गिर्द कठोर हो गया। और इसी बदलाव का असर महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ा होगा, क्योंकि जब जमीन और विरासत इतनी जरूरी हो जाती है, तो वंश और संपत्ति पर नियंत्रण भी अहम हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और उसका सीधा असर अक्सर महिलाओं पर पाबंदियों के रूप में दिखता है। बिल्कुल। अब महिलाओं को सभा समिति से बाहर कर दिया गया, संपत्ति पर उनके अधिकार छीन लिए गए। हालांकि इसी दौर में शिक्षा के लिए गुरुकुल व्यवस्था स्थापित हुई, जो एक सकारात्मक कदम था। अच्छा। शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर पढ़ते थे, लेकिन उच्च शिक्षा मुख्य रूप से पुरुषों तक ही सीमित हो गई। और राजा का क्या हुआ? वो राजन जो पहले अपने कबीले का मुखिया मात्र था, अब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। वो जन का नहीं, जनपद का राजा था, एक तयशुदा इलाके का राजा। अब वह लोगों से तोहफे या बलि पर निर्भर नहीं था, बल्कि भाग और शुल्क जैसे नियमित टैक्स वसूलता था। और अपनी इस नई ताकत को दिखाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना था। यहीं पर अश्वमेध और राजसूय जैसे भव्य यज्ञों की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये पॉलिटिकल पीआर इवेंट्स थे। पीआर इवेंट्स। हाँ, अश्वमेध यज्ञ में राजा का घोड़ा 1 साल के लिए छोड़ा जाता था। घोड़ा जिन जिन इलाकों से बिना किसी रोक टोक के गुजर जाता, वो सब उस राजा के अधीन मान लिए जाते। अच्छा। ये अपनी शक्ति का एक भव्य प्रदर्शन था, पड़ोसियों और अपनी प्रजा को ये बताने का एक तरीका कि अब बॉस कौन है। ये आज की किसी बड़ी मिलिट्री परेड जैसा था, जिसका मकसद अपनी ताकत दिखाना होता है। तो समाज बदल गया, राजनीति बदल गई और धर्म भी। मतलब बहुत ज्यादा कर्मकांडों और यज्ञों पर आधारित हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते कुछ लोगों का इन सब से मन उबने लगा था। ये खर्चीले यज्ञ, ये जटिल नियम, कुछ लोगों के दिमाग में अब ज्यादा गहरे सवाल उठ रहे थे। हाँ, अब सवाल ये नहीं था कि इंद्र को कैसे खुश करें ताकि बारिश हो। अब सवाल थे, मैं कौन हूं? ये जीवन क्या है? मरने के बाद क्या होता है? इस दुनिया को बनाया किसने? उपनिषदों का जन्म। उपनिषद का मतलब ही है गुरु के समीप बैठना। ये गुप्त ज्ञान था जो गुरु अपने सबसे काबिल शिष्य को देता था। इसने पूरा फोकस बाहरी कर्मकांड से हटाकर अंदर की खोज पर लगा दिया। यज्ञ की आग से ज्यादा जरूरी ज्ञान की आग को माना गया। और उनका केंद्रीय विचार तो बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर जो आत्मा है और इस ब्रह्मांड की जो परम शक्ति ब्रह्म है, वे दो नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तुम भी वही हो। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। इसने आध्यात्म को लोकतांत्रिक बना दिया। अब आपको परम सत्य तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी या महंगे यज्ञ की जरूरत नहीं है। रास्ता आपके अंदर ही है। ये तो उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। तो ये एक तरह से धर्म का सॉफ्टवेयर अपडेट था।
हार्डवेयर वही रहा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया। बहुत सही कहा। पूजा की दिशा बाहर से घूमकर भीतर की ओर हो गई। सत्य, अहिंसा, तप जैसे मूल्यों को सबसे बड़ा धर्म माना गया। बिल्कुल। तो अब हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? ये सभ्यता में क्या विरासत दे गई? मुझे लगता है कि ये हमें एक दोहरी विरासत दे गई है। एक तरफ वर्ण व्यवस्था जैसी सामाजिक संरचना है, जिसका असर आज भी दिखता है, दुर्भाग्य से। और दूसरी तरफ आत्मचिंतन और योग ध्यान की परंपरा है, जो उपनिषदों की देन है। हमारी पूजा पद्धति में आज भी अग्नि और मंत्रों का प्रयोग होता है, जो वैदिक काल की सीधी देन है। संस्कृत भाषा हमारी तमाम भाषाओं की जननी है। और महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की पूरी दुनिया भी इसी उत्तर वैदिक काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। राजा, जनपद, आश्रम, गुरुकुल, ये सब उसी दौर की देन है। तो संक्षेप में, वैदिक सभ्यता कोई गुजरा हुआ अध्याय नहीं है। ये भारतीय मानसिकता का डीएनए है, जिसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू आज भी हमारे साथ हैं। आज हमने देखा कि कैसे एक घुमंतु, प्रकृति प्रेमी समाज धीरे धीरे एक जटिल, कृषि आधारित समाज में बदला, और कैसे बाहरी शक्तियों की पूजा से शुरू हुई यात्रा अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों की खोज तक पहुंची। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर लाकर छोड़ता है। क्या है वो? हमने देखा कि कैसे प्रारंभिक वैदिक समाज का पूरा ध्यान बाहरी दुनिया पर था, सुरक्षा, भोजन, प्रकृति। लेकिन जैसे ही समाज स्थिर हुआ, खेती से समृद्धि आई और जीवन थोड़ा सुरक्षित हुआ, तो एक वर्ग का ध्यान अंदर की ओर मुड़ गया, आत्मा और ब्रह्म की खोज में। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये किसी भी सभ्यता के विकास का एक स्वाभाविक चक्र है? क्या जब किसी समाज की भौतिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं और वो एक स्तर की सुरक्षा हासिल कर लेता है, तो ये तय है कि उसके सबसे प्रतिभाशाली दिमाग बाहरी दुनिया से मुड़कर आंतरिक दुनिया की ओर सवाल उठाएंगे कि इस सब का मतलब क्या है? या 600 ईसा पूर्व की गंगा घाटी में कुछ ऐसा अनोखा था जिसने इस दार्शनिक आग को भड़काया? ये सोचने वाला सवाल है। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही रोमांचक दौर की बात करने वाले हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व का समय। ये वो युग था जब छोटे छोटे कबीले और समुदाय मिलकर बड़े बड़े राज्यों का रूप ले रहे थे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें महाजनपद काल की गहराई में ले जाते हैं। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महाजनपद का मतलब क्या है। हाँ, ये शब्द ही बड़ा भारी लगता है ना? पर ये बहुत सरल है। ये 2 शब्दों से बना है, जन यानी लोग या कबीला, और पद यानी क्षेत्र। अच्छा, पद मतलब पैर, जहां लोगों ने अपने पैर जमा लिए। एकदम सही। तो महाजनपद का अर्थ हुआ एक बड़ा क्षेत्रीय राज्य। स्रोतों के अनुसार ऐसे 16 महाजनपद थे जिनकी जानकारी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। तो आज का हमारा मकसद इन स्रोतों के आधार पर यह समझना है कि ये शक्तिशाली राज्य कैसे उभरे, इनमें सबसे अहम कौन थे, और क्यों ये दौर भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतने बड़े बड़े राज्य बनने लगे? स्रोतों में एक बड़ी तकनीकी क्रांति का जिक्र है। हाँ, और वो क्रांति थी लोहे का इस्तेमाल। लोहा? जी, लोहा। बौद्ध ग्रंथों में लोहे को कालायस कहा गया है, मतलब काली धातु। अच्छा। लोहे से बने हल और औजारों ने खेती को बहुत आसान बना दिया। फसलें ज्यादा होने लगी, जिससे बड़े शहरों और स्थायी सेनाओं का खर्च उठाना मुमकिन हुआ। मतलब सिर्फ खेती नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था बदल रही थी। निश्चित रूप से। ये भारत का दूसरा शहरीकरण था। पहला तो हड़प्पा के समय हुआ था। सही। अब व्यापार तेजी से बढ़ा, नए व्यापारिक मार्ग बने और पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ। सिक्के उस जमाने में? हाँ, जिन्हें पंचमार्क या पंचमार्कित सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे और इन पर अलग अलग चिन्ह बने होते थे। मतलब कोई राजा की तस्वीर वगैरह नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बाद में आया। इसी दौर में पहली बार एक व्यवस्थित राज्य, प्रशासन और टैक्स सिस्टम मजबूत हुआ। तो ये तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। चलिए अब इन राज्यों पर आते हैं। स्रोतों में 16 महाजनपदों की सूची है, लेकिन सब पर बात करना शायद मुमकिन ना हो। हाँ, वो तो है। सबसे शक्तिशाली कौन था? जाहिर है मगध का नाम सबसे पहले आता है। मगध। मगध बाकियों से बहुत आगे था। इसके 3 मुख्य कारण थे। 3 कारण? पहला, ये गंगा के उपजाऊ मैदान में था, मतलब खेती से जबरदस्त आमदनी। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा, यहाँ लोहे के बड़े भंडार थे, जिससे मजबूत हथियार बनते थे। अच्छा, तो संसाधन भी इनके पास थे। और तीसरा,
और ये बहुत जरूरी है, यहाँ के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी थे। हाथी? हाँ, हाथी, जो उस समय की सेना के लिए टैंक की तरह होते थे। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और फिर बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने मगध को एक साम्राज्य में बदल दिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सारे महाजनपद राजतंत्र नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में गणराज्य या संघ का भी जिक्र है। ये क्या थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ महाजनपदों में राजा का शासन नहीं था, बल्कि कई लोग मिलकर एक समिति या सभा के जरिए शासन चलाते थे। मतलब एक तरह का लोकतंत्र? कह सकते हैं, पर आज जैसा नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसे दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक माना जाता है। मतलब उस दौर में भी ऐसे विचार मौजूद थे। ये तो कमाल है। हाँ, ये बहुत आगे की सोच थी। चलिए कुछ और अनोखे महाजनपदों पर नजर डालते हैं। गांधार का जिक्र सिर्फ एक राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक शिक्षा केंद्र के रूप में है। जी हाँ, गांधार की राजधानी तक्षशिला उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति, चिकित्सा, सैन्य शिक्षा और अर्थशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। और महान विचारक आचार्य चाणक्य यहीं पर शिक्षक थे, है ना? बिल्कुल, वो यहीं पढ़ाते थे। और एक महाजनपद ऐसा भी था जो बाकियों से बिल्कुल अलग थलग दक्षिण भारत में था। आप अस्मक की बात कर रही हैं? हाँ, अस्मक। वो था अस्मक महाजनपद, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा था। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो इसे भौगोलिक रूप से बहुत खास बनाता है। तो मतलब उस समय तक उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भी संपर्क था? हाँ, व्यापार और राजनीति के जरिए जुड़ाव तो था ही। जब शहर, व्यापार और युद्ध बढ़ रहे हों, तो जाहिर है इसका असर समाज और लोगों की सोच पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल, इस समय तक वैदिक धर्म में यज्ञ, बलि और पुरोहितों का महत्व बहुत बढ़ गया था। और व्यवस्था भी काफी जटिल हो गई थी। हाँ, वर्ण व्यवस्था भी पहले से ज्यादा कठोर हो गई थी। इस जटिल व्यवस्था के विरोध में एक नई वैचारिक क्रांति हुई। और यहीं से बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। जी हाँ, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों इसी महाजनपद काल में हुए थे। अच्छा, ये दोनों एक ही समय के हैं? लगभग। उनके सरल और नैतिक सिद्धांतों ने उन लोगों को आकर्षित किया जो महंगे यज्ञ और जटिल कर्मकांडों से ऊब चुके थे। और खासकर व्यापारी वर्ग को, है ना? हाँ, खासकर वैश्य या व्यापारी वर्ग को, जो व्यापार के कारण आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा था, लेकिन समाज में उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा था। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? आखिर ये दौर भारतीय इतिहास के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसे एक संक्रमण काल कह सकते हैं, एक तरह का पुल। ये वो समय था जब भारत छोटे कबीलों से निकलकर बड़े साम्राज्यों की ओर बढ़ रहा था। इसी दौर ने मौर्य साम्राज्य जैसे भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। और वो साम्राज्य भी मगध से ही उभरा। बिल्कुल, स्थायी सेना, टैक्स प्रणाली, मुद्रा का चलन और बड़े शहरों का विकास, इन सब की शुरुआत यहीं हुई। यानी हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय भारत का खाका इसी दौर में तैयार हुआ था। एकदम सही। स्रोतों को देखने के बाद एक आखिरी विचार मन में आता है। बताइए। जैसा कि हमने देखा, उस समय राजशाही और गणराज्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थीं। हाँ, मगध और वज्जी संघ। वज्जी संघ दुनिया के शुरुआती लोकतांत्रिक प्रयोगों में से एक था। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मगध की राजशाही की जगह किसी गणराज्य ने पूरे उपमहाद्वीप को एक किया होता, तो भारत का इतिहास आज कैसा दिखता? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद सत्ता का स्वरूप ही कुछ और होता। शायद संवाद और बहस की परंपरा ज्यादा मजबूत होती। हो सकता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचते रहने की जरूरत है।